Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sinsinwar, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ME 208 थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था वर्क के बारे में और इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे हीट के बारे में। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हमने स्टडी किया था कि कोई भी क्लोज सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन दो तरीके से कर सकता है। एक तो होता है वर्क और दूसरा होता है हीट, यानी कि कोई भी क्लोज सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान या तो हीट की फॉर्म में कर सकता है या फिर वो वर्क की फॉर्म में कर सकता है। तो हीट और वर्क दोनों ही एक प्रकार से ऊर्जा के आदान प्रदान का एक तरीका है और एक प्रकार की एनर्जी से है। तो देखिए, हीट क्या होती है। तो हीट इज़ अ मोड ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन which takes place due to difference of temperature between system and surrounding across a boundary। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यदि टेम्परेचर का डिफरेंस है तो इस टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण ही हीट का ट्रांसफ़र होता है और इसी प्रकार के एनर्जी इंटरेक्शन को हम हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। इसके अलावा जो भी एनर्जी इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग में होगा, यानी कि सिर्फ वही एनर्जी इंटरेक्शन जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हो रहा है उसे ही हम ऊष्मा कहेंगे। बाकी के जो भी एनर्जी के इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होते हैं वो सभी वर्क ट्रांसफ़र की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो देखिए, तंत्र व परिवेश में तापमान के अंतरण के कारण परिसीमा यानी कि बाउंड्री पर होने वाला ऊर्जा का अंतरण ही ऊष्मा कहलाता है। अब हम बात करें डायरेक्शन की, तो देखिए, द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, यानी कि किस तरह से हम साइन का उपयोग हीट ट्रांसफ़र में लेते हैं। तो देखिए, जब भी किसी सिस्टम में हीट ऐड होती है, यानी कि सराउंडिंग से हीट का फ्लो सिस्टम में हो रहा होता है, तो उसे हम पॉजिटिव हीट इंटरेक्शन मानते हैं। जबकि सिस्टम से हीट यदि सराउंडिंग में जा रही है तो उसे हम एक नेगेटिव हीट इंटरेक्शन मानते हैं और नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हीट इंटरेक्शन के बारे में। तो देखिए, क्योंकि हीट भी एक प्रकार की एनर्जी ही है तो इसका भी जो यूनिट होगा वो जूल ही होगा, जो कि एनर्जी का यूनिट है। हीट इंटरेक्शन की यदि हम बात करें तो हीट इंटरेक्शन जो होता है वो टीएस डायग्राम के एरिया के इक्वलेंट होता है। यानी कि यदि किसी प्रोसेस यानी कि प्रक्रम को हम टीएस डायग्राम पे दर्शाएं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने ये लिया है कि कोई सिस्टम जो कि स्टेट 1 में था और उसका जो स्टेट है वो 1 से चेंज होकर 2 हो गया। तो इस प्रोसेस को जब हमने टीएस डायग्राम पे दर्शाया है, तो यदि इस टीएस डायग्राम का हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो एरिया हमें हीट इंटरेक्शन के बारे में बताता है। तो देखिए, 1 से लेके 2 तक जो प्रोसेस हुआ है उसको हमने इस शेडेड, उसका जो एरिया टीएस डायग्राम पर आता है उसको हमने एक शेडेड रीजन द्वारा दर्शाया गया है। यही शेडेड रीजन हीट इंटरेक्शन को बताता है। तो इसके कारण से ही जो 1 से 2 में हीट का इंटरेक्शन हुआ है, यानी कि Q12 इक्वल टू 1 to 2, यानी कि इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट तक हमने इंटीग्रेशन किया है TdS, विच इज़ नथिंग बट द एरिया ऑफ TS डायग्राम अंडर दिस प्रोसेस। तो ऊष्मा अंतरण TS आरेख के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हीट ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन, यानी कि ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक पथ फलन है, अतः एक गुणधर्म नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई सिस्टम है जो अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 में जाता है, तो वह सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में कई सारे पाथ को फॉलो करके जा सकता है। तो हर पाथ के लिए हीट का ट्रांसफ़र अलग अलग होगा, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र इस पाथ पर निर्भर करेगा। तो इस बात को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि कोई सिस्टम है जो इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 में दो पाथ द्वारा, पाथ ए या पाथ बी द्वारा आ सकता है।
तो जब ये पाथ बी द्वारा होगा, पाथ बी द्वारा स्टेट 1 से स्टेट 2 में आएगा, तो हम इस प्रोसेस को दिखाएंगे 1B2 के द्वारा। और इसके इस कंडीशन में जो TS डायग्राम का क्षेत्रफल होगा उसे दर्शाया गया है रेड शेड द्वारा। तो ये जो रेड शेड है वही 1B2 प्रोसेस के अंदर हीट इंटरेक्शन होगा। लेकिन यदि स्टेट 1 से स्टेट 2 पर पाथ ए के द्वारा जाया जाए तो जो हीट का इंटरेक्शन होगा उसमें ये जो ब्लू शेड है वह भी आएगा और ये जो रेड शेड है वह भी आएगा। तो प्रोसेस 1A2 में जो हीट का इंटरेक्शन है वह ब्लू शेड और रेड शेड के एरिया के सम के बराबर होगा। और इसी से हम कह सकते हैं कि स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन पाथ ए में ज़्यादा है बजाय पाथ बी के। तो इसी कारण से हम ये कह रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन, यानी कि ऊष्मा अंतरण एक पाथ का फलन है। ये पथ पर निर्भर करता है और ये एक गुणधर्म यानी कि एक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। इस इनिशियल पॉइंट या इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में हम किस तरह से गए हैं, किस पाथ को फॉलो करके गए हैं, इस बात पर प्रॉपर्टीज़ डिपेंड नहीं करती हैं। तो इसीलिए ही जो हीट ट्रांसफ़र है वो वर्क ट्रांसफ़र की तरह एक पाथ फंक्शन है, एक प्रॉपर्टी नहीं है। हीट ट्रांसफ़र इज़ अ बाउंड्री फिनोमेना, यानी कि यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब हीट का फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में बाउंड्री के अक्रॉस होगा। तो यह एक बाउंड्री पर होने वाली घटना है, यानी कि क्लोज सिस्टम जो कि सराउंडिंग से एनर्जी का इंट्रैक्शन कर रहा है वह बाउंड्री के थ्रू और बाउंड्री से क्रॉस करके एनर्जी का इंट्रैक्शन करेगा। इसीलिए ही हीट इंट्रैक्शन भी एक बाउंड्री फिनोमेना है। हीट ट्रांसफ़र इज़ अ ट्रांजिएंट फिनोमेना। ऊष्मा का जो अंतरण है वो एक संक्रामक घटना है, यानी कि यह सिस्टम में के अंदर स्टोर नहीं होती है। जैसा कि वर्क के बारे में हमने पढ़ा था, वर्क और हीट जो हैं वो इस प्रकार की एनर्जीज़ हैं जो कि सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं होती हैं। ये एक ट्रांजिएंट यानी संक्रामक या फिर ट्रांजिएंट एनर्जी है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी होती है, तो ये सभी एनर्जी वो एनर्जी हैं जो कि सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो ये जो एनर्जी है वो कहलाती है एनर्जी इन स्टोरेज, जबकि हीट और वर्क कहलाते हैं एनर्जी इन ट्रांजिएंट। जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हीट इज़ एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो देखिए, क्योंकि जो हीट का इंटरेक्शन है वो एक पाथ फलन है, यानी कि वो पथ पे डिपेंड करता है, तो इसी कारण से हम लोग हीट चेंज को अगर हम इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 में हीट के चेंज को दर्शाना चाहते हैं तो उसे डी क्यू ना लिख के हम उसे डेल क्यू लिखते हैं। क्योंकि यदि हम इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 करेंगे तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा Q2 माइनस Q1। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1, क्योंकि जो हीट का इंटरेक्शन है वो डिपेंड कर रहा है पाथ पे, और ये जो एक्सप्रेशन है Q2 माइनस Q1 ये सिर्फ दर्शा रहा है स्टेट्स को। तो इसी कारण से हम लोग हीट को एक इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं और हीट इंटरेक्शन को हम डी क्यू की जगह डेल क्यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार हम हीट इंटरेक्शन को यानी कि ऊष्मा के अंतरण को किसी इनिशियल स्टेट 1 से 2 में प्रोसेस और किसी इनिशियल स्टेट 1 से 2 में जब सिस्टम जो हमारा इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 तक आया है, तो उस प्रोसेस के अंदर जो हीट का इंटरेक्शन हुआ है उसे हम Q2 माइनस Q1 नहीं लिख सकते हैं, हम उसे Q12 लिखते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा की। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई द्रव्यमान का इकाई तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उसे ही स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऊष्मा है वह डिपेंड करती है मास पे, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा का ट्रांसफ़र वह करेगा। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और जितना ज़्यादा ताप का अंतर होगा उतनी ही ज़्यादा
हीट का ट्रांसफ़र होता है तो Q इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस विच इज़ T फाइनल माइनस T इनिशियल. सो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T. तो यदि हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी. तो यहाँ जो C है वह दर्शाता है स्पेसिफिक हीट को. C इज़ Q डिवाइड बाय M डेल्टा टी, यानी कि हीट की वह मात्रा जो इकाई द्रव्यमान का इकाई तापमान बढ़ाने के लिए ज़रूरी है वही कहलाती है स्पेसिफिक हीट. और इसकी यूनिट दी जाती है. हीट की यूनिट होती है किलो जूल, M की किलोग्राम और डेल T की केल्विन. तो स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होगी वह होगी किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन. अब देखिए, अगर एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो उसके लिए उस केस में हम लोग हीट ट्रांसफ़र देंगे, वह दिया जाएगा Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी. और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंतर्गत जो हीट ट्रांसफ़र है Q वह दिया जाएगा एम सी वी डेल्टा टी के द्वारा. सी पी इज़ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सी वी इज़ स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर. तो जो सी पी की वैल्यू होती है वो सी वी से ज़्यादा होती है और सी पी और सी वी का जो अंतर होता है वो होता है आर, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. ये जो रिलेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, वह सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है. यानी कि वह गैसेस जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन को फॉलो करती है, सिर्फ उन्हीं गैसेस के लिए ये वैलिड है. सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर. अब एक एग्जांपल के लिए हम एयर का एग्जांपल लेते हैं. तो एयर के लिए सी पी जो होता है वह होता है 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन. जो सी वी होता है वह होता है 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन. और आर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वह होती है 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है गामा, विच इज़ हीट कैपेसिटी रेशो. सी पी बाई सी वी का जो रेशो होता है वह होता है एयर के लिए 1.4. अब है कि यहाँ इंपॉर्टेंट बात हम लोग जानते हैं कि हीट कैपेसिटी यानी कि कैपिटल सी क्या होता है. तो देखिए, जो विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट को हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है हीट कैपेसिटी. अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा के बारे में. तो ऊष्मा की वह मात्रा जो नियत दाब और नियत ताप पर इकाई द्रव्यमान के फेज चेंज यानी कि अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक हो उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं. तो देखिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. माना कि हमारे पास एक बर्फ़ है, एक सर्टेन मास की बर्फ़ है जो कि -5 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई है. अब ये जो बर्फ़ है वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है और हीट एब्जॉर्ब करके ही 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे आ गई है. तो इस बर्फ़ ने -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कुछ हीट का एब्जॉर्प्शन किया है, जिसके कारण कि इसका टेम्परेचर -5 से 0 डिग्री सेल्सियस पर चेंज हो गया है. अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ़ यानी कि आइस है वो एक सॉलिड फॉर्म में है. तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी, तब जो कन्वर्ट होने के लिए ऊष्मा की मात्रा है उसे ही कहा जाता है लेटेंट हीट. क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वह सॉलिड है, ठोस है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वह लिक्विड है. तो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर जाने के लिए जो हीट की आवश्यकता है नियत दाब और नियत ताप पर, उसे ही कहा जाएगा लेटेंट हीट. अब क्योंकि यह जो ऊष्मा है वह फ्यूज़न के लिए चाहिए, क्योंकि हम लोग आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि इसे ही कहा जाता है गलन की गुप्त ऊष्मा. अब लेटेंट हीट जो चाहिए होती है वह चाहिए होती है मॉलिक्यूलर लेवल की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए. यानी कि जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर लेवल की बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, जबकि लिक्विड में वो मॉलिक्यूलर लेवल की बॉन्डिंग कम है. तो इसी मॉलिक्यूलर लेवल की बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें आवश्यकता होती है लेटेंट हीट की. तो लेटेंट हीट को सप्लाई जब किया जाता है तो वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया जाता है और इसके दौरान फेज़ का चेंज होता है, यानी कि सॉलिड फेज से लिक्विड फेज के अंदर हम चले गए. फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है. अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम बनती है. तो वाटर जो कि लिक्विड फेज़ है और स्टीम जो कि वेपर का फेज़ है. तो
इस फेज़ को चेंज करने के लिए यानी कि 100 डिग्री पर ही वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। क्योंकि ये ऊष्मा वेपोराइजेशन के लिए चाहिए तो इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब सेंसिबल हीट क्या होती है? तो देखिए सेंसिबल हीट जो होती है, सेंसिबल हीट इज़ अ हीट ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर। अब अगर प्रीवियस एग्जांपल की हम बात करें तो देखिए -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जब बर्फ़ जाएगी तो इसे कुछ ऊष्मा की आवश्यकता चाहिए, तो यह ऊष्मा जो वो लेगी उसे ही कहा जाएगा सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि यह जो ऊष्मा है वह टेम्परेचर में डिफरेंस लाने के लिए यूज़ में आ रही है या फिर टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण इस ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण जो ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है उसे ही कहा जाता है सेंसिबल हीट। जबकि लेटेंट हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं एंथैल्पी क्या है। कि तो एंथैल्पी जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं तो ये जो टर्म होती है U प्लस पी वी, यानी कि U जो कि है इंटरनल एनर्जी, P जो कि है प्रेशर और V जो कि है वॉल्यूम। तो U प्लस पी वी हमारे इस फ्रिक्वेंटली यूज़ यानी कि बार बार इस टर्म का यूज़ आता है, तो कन्वीनियंस के लिए मोलियर ने इस टर्म को नाम दिया एंथैल्पी। सो कैपिटल H इज़ U प्लस पी वी, जहाँ U है इंटरनल एनर्जी, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम। तो U की जो क्योंकि ये एनर्जी है तो इसकी भी यूनिट होती है जूल, P इंटू वी की भी जो ऐसा यूनिट होगी वो न्यूटन इंटू मीटर, तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा जूल। तो इसलिए एंथैल्पी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है? अगर हम एंथैल्पी को डिवाइड कर दें मास से तो हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक एंथैल्पी। सो आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपको ये सभी चीज़ें समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।